अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, मंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री व अन्य मंत्री को अगर 30 दिन के लिए हिरासत में डाला जाए और 31वें ही दिन उनको अपने पद से बर्खास्त कर दिया जाए, तो आप कहेंगे कि नहीं मैडम, हमारे संविधान में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं दिया गया है। परंतु आगे आने वाले समय में ये संविधान में जो ये प्रावधान है वो जुड़ सकता है। नमस्कार दोस्तों, विजयपथ एकेडमी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज का हमारा जो है न्यू इनिशिएटिव है न्यूज़ बुलेटिन। इस न्यूज़ बुलेटिन के सेशंस में हम आपके लिए छोटी छोटी इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेकर के आएंगे। पॉलिटी के रिस्पेक्ट में, संविधान के रिस्पेक्ट में क्या देश दुनिया में बदलाव आ रहे हैं, उस चीज़ से हम आपको अवगत करवाएंगे। तो आज का जो हमारा पहला सेशन होने वाला है वो होने वाला है 130वें संविधान संशोधन को लेकर के। इसमें क्या बातें कही गई हैं, इसका क्या उद्देश्य रहा है, मुख्य प्रावधान क्या रहेंगे, संविधान में किस तरीके का बदलाव किया जाएगा और इसकी क्या क्या आलोचना हुई है, इन सब चीजों के बारे में आज हम गहन अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि 130वां संविधान संशोधन विधेयक जो है वो 2025 का जो है वो कुछ ही समय पहले लोकसभा में श्री अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री हैं उनके द्वारा पेश किया गया है। ठीक है, ये जो आपका 130वां संविधान संशोधन विधेयक है 2025 का, इसमें मुख्यतः 3 विधेयक या 3 बिल जो हैं वो लाए गए हैं। ठीक है, पहला कौन सा है? एक तो 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 मतलब 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2025 का लाया गया है। दूसरा लाया गया है जम्मू एवं कश्मीर राज्य पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 मतलब जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2025। और तीसरा लाया गया है संघ राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2025 मतलब गवर्नेंस ऑफ यूनियन टेरिटरी अमेंडमेंट बिल 2025। इसके ये जो विधेयक हैं, ये जो बिल हैं, इसमें मुख्यतः क्या बातें कही गई हैं? इसमें मुख्यतः ये बातें कही गई हैं कि ये देखिए, मुख्य बिंदु इसमें क्या क्या है। मुख्य बिंदु इसमें यह है कि अगर हमारे देश का केंद्र लेवल पर जो प्रधानमंत्री रहेंगे या केंद्रीय मंत्री रहेंगे मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहेंगे, राज्य लेवल पर जो मुख्यमंत्री रहेंगे उनके जो राज्य के मंत्री रहेंगे, और केंद्र शासित लेवल पर मतलब यूनियन टेरिटरी में मुख्यतः दिल्ली और पुडुचेरी में ऐसा होगा कि अगर इन सभी को या इनमें से किसी को भी 30 दिनों के लिए, ये याद रखिएगा 30 डेज के लिए, 30 दिनों के लिए अगर कोई भी अपराध के लिए हिरासत में लिया जाता है, हिरासत में लेना मतलब उनको जेल में डाल दिया जाता है, तो 31वें दिन 31st डे उनको अब अपने पद से निकाल दिया जाएगा। मतलब उनका जो पद रहेगा, उनका जो पावर है, उनसे वो ले लिया जाएगा। चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री, और दिल्ली और पुडुचेरी के भी जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, उनके लिए भी ये सेम प्रावधान जो है वो लगाया जाएगा। अच्छा, अब आप पूछेंगे संविधान संशोधन क्यों कहा जा रहा है? तो संविधान संशोधन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर संविधान में कुछ संशोधन किया जा रहा है या कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं। क्या चेंजेस किए जा रहे हैं? आर्टिकल 75 में हमको पता है क्या बोलता है, उसमें यह बोलता है कि प्रेसिडेंट जो होगा वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकता है, ये बोलता है। इसी आर्टिकल 75 में एक नया क्लॉज जोड़ने की बात करी जा रही है, 5A जोड़ने की बात करी जा रही है। ये किससे रिलेटेड रहेगा? प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री से। अगर ऐसा हो सकता है कि अगर कोई केंद्र का मंत्री 30 दिनों के लिए हिरासत में रहता है किसी भी क्राइम के लिए, तो प्रधानमंत्री जो हमारा राष्ट्रपति है उनको ये क्या कर सकता है? रिक्वेस्ट कर सकता है कि आप इस पर्टिकुलर मंत्री को अपने पद से जो है वो निकाल दीजिए या बर्खास्त कर दीजिए। अच्छा, सेम चीज यहां पर भी रहेगी स्टेट के लेवल पर। यहां पर क्या हो रहा है कि अनुच्छेद 164 में एक नया क्लॉज जोड़ा जा रहा है, 4A या 4A करके क्लॉज जोड़ा जा रहा है। इसके अंतर्गत भी यही रहेगा कि कोई भी राज्य का मंत्री अगर इस तरीके से किसी भी मामले में 30 दिन तक का जेल में रहता है, उसको अरेस्ट या डिटेंशन किया जाता है, तो मुख्यमंत्री यहाँ पर राज्यपाल से क्या करेगा? रिक्वेस्ट करेगा, गवर्नर से रिक्वेस्ट करेगा कि इस पर्टिकुलर मंत्री को आप निकाल दीजिए अपने पद से। सेम चीज केंद्र शासित प्रदेश
की भी यहाँ पर उसी उसमें बात करी जा रही है। यूनियन टेरिटरी में मुख्यतः दिल्ली और पुडुचेरी की बात करी जा रही है कि यहाँ के जो भी चीफ मिनिस्टर रहेंगे या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहेंगे, यहाँ पर अनुच्छेद किसमें बदलाव किया जा रहा है, 239AA नया अनुच्छेद जोड़ा जा रहा है 239AA। इसमें भी वही चीजें हैं कि चीफ मिनिस्टर क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को निकालने के लिए गवर्नर या राज्यपाल से क्या कर सकता है, हेल्प मांग सकता है या उनको रिक्वेस्ट कर सकता है। अब आप पूछेंगे कि केंद्रीय मंत्री को तो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री निकाल सकते हैं, लेकिन अगर प्रधानमंत्री ही खुद 30 दिन के लिए हिरासत में चले गए तो उनके लिए कौन सिफारिश करेगा? तो उनके लिए कोई सिफारिश नहीं करेगा। ऑटोमेटिकली 31वें दिन वो अपने पद से बर्खास्त हो जाएंगे या ऐसा माना जाएगा कि उनका पद जो है वो उनसे ले लिया गया है या उनसे छीन लिया गया है। उनके लिए किसी को भी सिफारिश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केंद्रीय मंत्री के उसमें हम क्या कर रहे हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से सिफारिश करेगा, तब वो जो है उनको अपने पद से निकाला जाएगा। परंतु अगर प्रधानमंत्री स्वयं की ही बात आ रही है तो उनको किसी भी तरीके के सिफारिश की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली 31वें दिन वो अपने पद से हट जाएंगे। सेम चीज यहाँ पर मुख्यमंत्री के लिए कि अगर मुख्यमंत्री ही 30 दिनों के लिए हिरासत में जाता है तो वो ऑटोमेटिकली 31वें दिन अपने पद से हट जाएंगे और किसी भी तरीके का राज्यपाल से सिफारिश करने की उनको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अच्छा, जेल जा रहे हैं, है ना, तो किस मामले में जेल जाएंगे? क्या उनका दोष साबित हो गया है? तो नहीं, केवल उनको अरेस्ट किया जा रहा है, उनको डिटेन किया जा रहा है और उनका दोष अभी तक साबित नहीं हुआ है। सिर्फ और सिर्फ एक एलिगेशन लगाई जा रही है उनके ऊपर 30 दिनों के लिए। कैसे मामले में, कौन से केसेस में? तो ऐसे केसेस में या ऐसे मामलों में जिनमें जो सजा है, सजा का जो टाइम है वो कितना रहेगा, कम से कम 5 वर्ष या उससे अधिक रहेगा। ऐसी सजाएं जिसमें पनिशमेंट का जो टाइम पीरियड है वो 5 वर्ष या 5 वर्ष से अधिक रहेगा, केवल ऐसे ही केसेस में अगर कोई मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री 30 दिनों के लिए जेल में जाता है तो 31वें दिन उसको अपने पद से बर्खास्त कर दिया जाएगा, उसको अपने पद से निकाल दिया जाएगा। तो ये मुख्य बिंदु हैं आपके मेन प्रोविजंस, आपको जैसे कि समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, अच्छा, ये लाने का उद्देश्य क्या है, व्हाट वाज द एम, है ना, गवर्नमेंट का जो उद्देश्य था ये बिल्स लाने का वो क्या था? सबसे पहले अगर हम देखें तो गवर्नमेंट किसको प्रमोट करना चाह रही है, ईमानदारी को, मतलब ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी विद इन गवर्नमेंट के अंदर वो ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, ईमानदारी बढ़ाना चाह रही है। अगर इस तरीके के प्रावधान हमारे संविधान में होंगे तो लोग क्राइम्स करने से डरेंगे और उनको किसी भी तरीके का अपराध का जो है वो एक डर और भय जो है वो बना रहेगा। दूसरा चीज, नैतिकता को प्रमोट करना चाहती है गवर्नमेंट, मतलब मोरालिटी, है ना, मोरालिटी को कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है। और तीसरा उद्देश्य उनका यह है कि हमारी जो सरकार रहे वो कैसी रहे, अपराध मुक्त सरकार रहे, किसी भी तरीके का हमारे जो चाहे वो एमपीज हो चाहे एमएलएज हो, किसी भी तरीके का अपराध जो है वो ना करे और एमपीज और एमएलएज पूरी तरीके से जो है वो क्राइम फ्री रहें और अच्छी तरीके से सुशासन करें, या गुड गवर्नेंस का यहाँ पर प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है। ठीक है, किसका, गुड गवर्नेंस का। ठीक, सुशासन की बात यहाँ पर करी जा रही है। इन सभी बिलों को लाने का मेन उद्देश्य यही है कि गवर्नमेंट के अंदर ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी और गुड गवर्नेंस जैसी भावनाओं का विकास हो। तो ये मेन उद्देश्य आपका रहा। ठीक है, इसके बाद बहुत सारे लोगों ने प्लस भी कुछ बोले, है ना, बहुत सारे लोगों ने उसकी आलोचनाएं भी की कि ये जो बिल है ये बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है आगे आने वाले समय में। क्या क्या नुकसान है इसके मुख्यतः? तो सबसे पहले हमको समझने की जरूरत है कि हमारे संविधान में शक्ति के पृथक्करण की बात करी गई है, मतलब सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर्स की मतलब क्या है कि जो न्यायपालिका है उसका अलग पावर रहेगा, है ना, उसके बाद जो लॉ बनाते हैं, जो नियम कानून बनाते हैं, जो लेजिस्लेचर है उनका अलग पावर रहेगा, जो एग्जीक्यूटिव है जो उस लॉ को ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करते हैं उनका अलग पावर रहेगा। तो शक्तियां सबके लिए अलग अलग डिवाइड कर दी गई है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत यहाँ पर बताया गया है शक्ति के पृथक्करण को? अनुच्छेद 50 के अंतर्गत बताया है, जो किसका भाग है,
है, डीपीएसपी का भाग है या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग है। इसके अंतर्गत शक्ति के पृथक्करण की बात करी गई है, लेकिन यहाँ पर इस बिल के अंतर्गत हमको ये दिखाई दे रहा है कि ये जो बिल है ये शक्ति के पृथक्करण के विरुद्ध जा रहा है। कैसे विरुद्ध जा रहा है? देखिए, किसी भी, मान लीजिए हमने कोई क्राइम किया, किसी भी प्रधानमंत्री, मंत्रियों ने कोई क्राइम किया, तो क्राइम का जो पनिशमेंट है वो कौन देगा? वो न्यायपालिका देगी, है ना। हम अपने हाथ में उस चीज को ले रहे हैं, उनके शक्तियों को अपने हाथ में ले रहे हैं। जो संसद है वो न्यायपालिकाओं की शक्तियों को अपने हाथ में लेकर के उनको बिना किसी अपराध साबित किए ही उनको जो है वो सजा के रूप में अपने पद से जो है वो निकाल दे रही है। तो यहाँ पर पावर्स के सेपरेशन की बात हो रही है और ये जो मेन प्रिंसिपल है उसके अगेंस्ट ये बिल्स जो है वो जाते हैं। पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है। दूसरा क्या है? सरकार द्वारा इसका दुरुपयोग हो सकता है। मान लीजिए अभी रिसेंट का एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो जो दिल्ली के एक्स चीफ मिनिस्टर थे हमारे श्री अरविंद केजरीवाल जी, उनको कुछ समय के लिए जेल में डाला गया था, परंतु जेल में रहते हुए भी वो अपना शासन प्रशासन संभाल रहे थे। लेकिन अगर ये बिल उस समय पर पारित हो जा रहता तो वो उस तरीके से शासन प्रशासन नहीं संभाल पाते और 31वें दिन उनको अपने पद से बर्खास्त कर दिया जाता। तो जो हमारी सरकार है, जो पावर में सरकार रहेगी, वो आसानी से इस चीज का दुरुपयोग करके जो अपोजिशन के लोग रहेंगे उनको परेशान कर सकती है और उनको अपने पद से निकलवा भी सकती है। तो डायरेक्टली आप ये समझ सकते हैं कि सरकार के द्वारा इसका मिसयूज होने के बहुत हाई चांसेस यहाँ पर हैं। तीसरा हम देखेंगे कि न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध है। ठीक है, न्याय का सिद्धांत ये कहता है कि हम किसी भी व्यक्ति को निर्दोष माने जब तक वो दोषी साबित नहीं हो जाता, मतलब इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। ठीक है, ये शब्द याद रखिएगा, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। हमारा न्याय का सिद्धांत ये कहता है, भारत का न्याय का सिद्धांत ये कहता है कि हर एक व्यक्ति को हम क्या मानेंगे? निर्दोष मानेंगे जब तक उसका अपराध सिद्ध ना हो जाए। और ये इस प्रिंसिपल के विरोध में है। जो ये जितने भी बिल्स आए हैं वो पहले ही किसी पर्सन को गिल्टी मान दे रहे हैं और किसी भी पर्सन को वो बोल रहे हैं कि आपने ये अपराध शायद किया होगा। तो पहले ही लेवल पर वो क्या कर रहे हैं? पर्सन को गिल्टी मान रहे हैं और इस कॉन्सेप्ट के ये जो बिल्स हैं वो विरोध में जाते हैं। ठीक है, तो ये मुख्य आलोचनाएं यहाँ पर करी गई है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसके पक्ष में भी बात करी है। कैसे? बहुत सारे लोगों ने बोला है ये कि जो व्यक्ति गलत नहीं है वो नहीं डरेगा। अगर कोई व्यक्ति गलत है, किसी व्यक्ति ने कुछ गलत कार्य किए हैं, केवल और केवल वही डरेगा। जो व्यक्ति सही है उसको डरने की इस बिल से कोई भी जरूरत नहीं है, ऐसा एक बहुत वरिष्ठ नेता ने कहा है। तो बहुत सारी आलोचनाएं भी हुई हैं और बहुत सारे यहाँ पर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी यहाँ पर देखने को मिले हैं। आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति ये है कि ये जो बिल हैं, ये जो तीनों बिल हैं वो कहां पर भेजे गए हैं? आपके संयुक्त संसदीय कमिटी या समिति, है ना। तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी के पास में ये बिल अभी भेजे गए हैं और ज्यादा इसमें गहन अध्ययन होगा और जो भी गलतियां हैं बिल्स में, जो भी ऐसे प्रोविजंस है जिनका मिसयूज किया जा सकता है, उन सभी को सुधारने के लिए आज की स्थिति में ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी में भेजे गए हैं और ज्यादा से ज्यादा और उसमें ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी और जितने भी गलत प्रोविजंस है उसको सुधारने के लिए संयुक्त राष्ट्र संसदीय समिति में इसको भेजा गया है। तो आज की स्थिति आपको समझना है। ठीक है, अच्छा, आगे की राह क्या हो सकती है? इसमें आगे की राह ये हो सकती है, इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है संयुक्त संसदीय समिति, मतलब मैंने बताया कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी में आज ये बिल वहां पर भेजे गए हैं। ज्यादा से ज्यादा जितने भी लोकसभा के मेंबर्स हैं, राज्यसभा के मेंबर्स हैं, वो सभी इस पर बहुत गहन अध्ययन कर रहे हैं और आगे की राह यही हो सकती है कि ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरीके से इसमें अध्ययन हो और ऐसे प्रोविजंस ही केवल ऐड किए जाए जो आगे चल करके सरकार के द्वारा दुरुपयोग ना किए जा सके। ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज, हमारे संविधान में ऑलरेडी ऐसा लॉ जो है वो पहले से उपयोग में है
क्या कौन सा लॉ है? जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, मतलब कि रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। ऑलरेडी एक लॉ, ऑलरेडी एक एक्ट हमारे यहाँ पर लागू है। इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि 2 साल से ऊपर की सजा अगर किसी भी मंत्री को मिलती है तो वो अपने पद से बर्खास्त हो जाएगा। इस लॉ के अंतर्गत ये ऑलरेडी कहा गया है, लेकिन इसमें अंतर ये है कि जब उसको गिल्टी मान लिया जाए, इसमें बिल्स में क्या कहा गया है कि केवल उसको अरेस्ट किया जाएगा तब वो अपने पद से बर्खास्त हो जाएगा, परंतु आरपीए 1951 में ये कहा गया है कि जब 2 साल के लिए उसको सजा हो जाए तब जो है वो उसको उसके पद से बर्खास्त किया जाएगा। तो आगे की राय ये हो सकती है कि नए बिल्स को लाने की बजाय हम जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनको और ज्यादा स्ट्रेंथन करें, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो भी नियम कानून है उसको हम और ज्यादा क्या करें, स्ट्रॉन्ग करें, स्ट्रेंथन करें। तीसरा चीज ये कि शक्ति के पृथक्करण को और ज्यादा हमको मजबूत करना चाहिए, ना कि उसके अगेंस्ट हमको लॉज जो है वो लाने चाहिए। मतलब कि सेपरेशन ऑफ पावर को हमको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। ठीक है, तो ये हमारी आगे की राह हो सकती है। तो हमने आज इस छोटे से सेशन के अंतर्गत यही समझा कि 130वां संविधान संशोधन जो विधेयक है वो क्या है, मुख्यतः क्या क्या उसके प्रावधान हैं, कौन कौन से अनुच्छेदों में परिवर्तन करने की बात करी गई है, उसके उद्देश्य क्या है ना, उसकी आलोचनाएं क्या हैं और आगे की राह क्या हो सकती है। तो हमारा अगर आपको ये न्यू इनिशिएटिव पसंद आया होगा तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस लेक्चर को शेयर करिएगा और हमारे विजय पथ अकेडमी को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।